Hello and welcome to my channel Super Chat. Today we have to come to this program because of the recent developments that have been taking place vis-a-vis Turkey and Kashmir. और कश्मीर के हवाले से हम देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ साथ अब तुर्की का भी कुछ इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। और पिछले दिनों हमने देखा कि एक मीडिया के लिए जो टीएनटी टीवी चैनल है टर्किश, उसके लिए बहुत सारे पाकिस्तानी जर्नलिस्टों को हायर किया गया और आईएसआई की अप्रूवल के साथ, और उनको बड़ी-बड़ी तनख्वाहें देके इस्तांबुल में उनको जो है वो भेजा गया। इसी तरह हम देखते हैं कि पिछले दिनों पाकिस्तान को तुर्की ने गनशिप हेलीकॉप्टर T129 की सेल की है, 30 हेलीकॉप्टर्स दिए हैं, गनशिप हेलीकॉप्टर्स। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि तुर्की ने पिछले महीने अपनी 2 स्पेशल फोर्सेस की बटालियंस जो है वो पाकिस्तान भेजी थी, जहाँ पे उन्होंने तरबेला में पाकिस्तान की एसएसजी कमांडोज के साथ 2 हफ्ते की उन्होंने ट्रेनिंग की, यानी कि एक्सरसाइज की उन्होंने। और अब सुनने में ये आ रहा है कि कश्मीर के अंदर जहादियों को भेजने के लिए तुर्की ने जो आफरीन शहर था जहाँ पे जहादी लड़ रहे थे, वहाँ से जहादियों को अब ट्रांसफर करना शुरू किया है कश्मीर में। तो ये बहुत ही ज़ाहिर है कि ऐसी बात है कि जिसके ऊपर हमें काफ़ी चिंता है। इसी हवाले से एक नया थिंक टैंक बना है, बिल्कुल नया, और ये साल हुआ है तकरीबन इसको। और इस थिंक टैंक की ख़ास बात ये है कि ये बिल्कुल यंग नौजवान हैं, लड़कियाँ और लड़के नौजवान हैं, बिल्कुल यंग हैं, पढ़े-लिखे हैं और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी हैं, और ये एक नया पर्सपेक्टिव लेकर आ रहे हैं। रेड लैंटर्न एनालिटिका के नाम से इस थिंक टैंक ने आते ही साथ पूरे भारत में और उन लोगों में ख़ास तौर पर जो भारत के हवाले से फ़ॉरेन रिलेशंस और फ़ॉरेन अफ़ेयर्स पर नज़र रखते हैं, धूम मचा दी। हमारे साथ आज जुड़ी हैं इरफ़ा अली, रिसर्च एसोसिएट हैं द रेड लैंटर्न एनालिटिका की। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आई नो इट्स वेरी लेट फॉर यू बट यू स्टिल did not turn down our request. Thank you very much. I really appreciate that. Thank you so much for having me, sir. सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि कैसे देख रही हैं आप टर्की का जो इंटरेस्ट है अचानक कश्मीर में, इसको कैसे आप देखती हैं? सर अभी एक नया प्रोपेगेंडा चल रहा है, एक नया प्रोपेगेंडा टीम बनाने की कोशिश की जा रही है थ्रू म्यूचुअल कोलैबोरेशंस जो कि टर्की और पाकिस्तान कर रहे हैं। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी सर अभी रिसेंटली, टर्की पाकिस्तान सीक्रेट आर्मी ऑफ मर्सनरी जर्नलिस्ट। उसमें सर बहुत डिटेल में बताया गया है कि कैसे टर्की और पाकिस्तान एक जॉइंट प्रोपेगेंडा टीम बना रहे हैं जो कि एक्चुअली एंटी इंडिया स्टैंड रख रहे हैं। सर पहले क्या होता था सर, टीआरटी जो टर्किश रेडियो और टेलीविजन है, पहले ये बेसिकली वेस्टर्न जर्नलिस्ट को रिक्रूट कर रहे थे, बट अभी रिसेंटली देयर हैज बीन अ रैपिड शिफ्ट कि उसके जो मिडिल और जो हाई रेंज पोस्ट हैं, दे आर नाउ ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तानीज। सर सो ये प्रोपेगेंडा जो है ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, इट इज नॉट अ स्पॉन्टेनियस रिफॉर्म और एक स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स नहीं आया है। सो फॉर एग्जाम्पल जो प्रेसिडेंट अर्दगन है, he began to aspire the leadership of the Muslim world. He aspires to become our caliph, right? Ever since 2013 or 2014. So basically, he instructed Tugwa, which is actually a youth-based organization, foundation in Turkey. So he actually sorry sir, इंस्ट्रक्टेड तुगवा कि उसकी इमेज को बूस्ट करने के लिए दे शुड एक्चुअली वर्क टुवर्ड्स दैट। एंड ये जो तुगवा फाउंडेशन है सर, ये हेड की जाती है एंड ये रन की जाती है बाय हिज सन बिलाल अर्दुगन। बट तुगवा जो है proved to be inefficient in doing so internationally. So he moved on to his second plan. So now he has the plan to take help from ISPR. So now ISPR is Interstate Public Relations of Pakistan.
So now he's creating collaborations. He's indulging in collaborations with Pakistan to create anti-India stance all over the world. So when TRT initiated a recruitment drive in Pakistan in 2015, so it was quite astonishing for Pakistani citizens to see job opportunities coming from a media giant. TRT World is a media giant in Turkey. So earlier, which year, TRT used to recruit foreigners, and also basically those English-speaking foreigners who have British or US accent. So their qualifications are overlooked when they are recruited. So they're basically ISI proxies and not journalists. So TRT is actually supporting and reinforcing Erdogan ideas. There was a trend that was very popular that was about boycott France and boycott UAE, which became the #1 trending in the country. But when Saudi Arabia, launched the similar campaign for boycotting Turkey, that campaign miserably failed. Why? Because Saudi Arabia did not have any collaborations with the like-minded countries like Pakistan and Turkey have now. So recently, there's a nexus that's going on between Pakistan and Turkey to actually attack and to create an anti-India stance. There are certain examples, sir. Recently, Turkish cybercrime army hacked eminent leaders, Indian leaders, social media handles, and it later on confessed that yes, it did hack. Why? Because India is Pakistan's enemy. When Article 370 and 35A was abrogated from Jammu and Kashmir, which was related to the autonomy, the partial autonomy, it is now being abrogated in India. So when it was abrogated, TRT published long stories of, how there are certain atrocities and, atrocities of Indian Muslims and the Kashmiris for that matter. There were reports, and these reports were actually recommended by Pakistan's foreign ministry. So they are actually cooperating with each other, and they are creating a nexus against India. On September 19th, 2019, Turkey also sent a team of media journalists to Indo-Pak border to actually attack and see for India's coverage, and they actually had a plan to attack India through their coverage. So it is basically becoming a breeding point for anti-India activities. So it is not TRT, but also there's one agency, Enadulu, that have been at the forefront in carrying anti-India propaganda. And there have been barrage of news reports like the so-called atrocities of Muslims, the so-called atrocities of Kashmiris in India, and also about CAA and NRC issues. It is not just TRT or Enadulu agency, but also the Turkish newspapers are attacking India. Yeni Safak on December 26, 2019, sir, it published an article which was titled as Gujarat Killer. So it was basically attacking the Prime Minister Modi. So you know how it is always indulged and always looking for opportunities to attack India and for that matter, Indian government. I have to interrupt. I have to ask my viewers. आप लोगों को इफ्रा की आवाज सही आ रही है? आ रही है अगर इफ्रा की आवाज तो मुझे बताइए प्लीज. Can everybody hear Ifra? Okay. Sorry to interrupt you. I was just trying to double check. Please carry on, Ifra. Yes, sir. तो ये जो सादात है ये उस जर्नल ने बनाई है जिस जर्नल ने उर्दगान का जो खिलाफ कू हुआ था उसमें बहुत सारी फौज के जर्नलों को और ऑफिसर्स को निकाला था, काफी लोगों को मारा भी था. और ये उस जर्नल ने बनाई है, जनरल अदनान ने.
तो ये अदनान जो तनवर्जी सादात है, ये बेसिकली इसका इन्होंने अपना ये रखा हुआ है कि हम एक सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है और हम सिक्योरिटी पर्सनल जो है उसको देते हैं लोगों को। जी सर। तो ये सर तो फिर सही नहीं सिक्योरिटी, है बात। सर सिक्योरिटी जो है सर वो सिर्फ फॉर द सेक ऑफ सेइंग सर फॉर द सेक ऑफ सेइंग सादात जो है वो सर, वैसे तो इसका जो वर्ड है वो सीक्रेटिव पार्लियामेंट्री ग्रुप है, बट एक्चुअली इट इज वर्किंग सो बिहाइंड द कर्टन्स। सो बिहाइंड द कर्टन्स उनका एंटी इंडिया स्टैंड और जो यू नो मास मोबिलाइजेशन ऑफ पीपल हु आर एक्चुअली एंटी इंडिया, वो बहुत पर्टिकुलरली शो कर रहा है सर। अच्छा, हम वापस आएंगे टर्की के ऊपर, लेकिन चूंकि जो लोग अभी जिन्होंने देखना शुरू किया है और उनको बता दें कि हम लोग इस वक्त डिस्कशन ये हो रही है कि टर्की का जो नया इंटरेस्ट पैदा हुआ है कश्मीर के अंदर, और जो वो एक इस्लामिक जिहादिस्ट वॉर जिंगोइज्म को हवा दे रहा है, और वो खिलाफत और सल्तनत उस्मानिया ऑटोमन एम्पायर वगैरह का जो नॉस्टैल्जिया वो सेल कर रहे हैं अपनी लोगों को भी और अब पाकिस्तान के लोगों को भी, वो अब उन्होंने कश्मीर में भी शायद सेल करना शुरू कर दिया, ये चूरन जो है खिलाफत का। तो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं रेड लैंटर्न एनालिटिका, एक थिंक टैंक है, नया थिंक टैंक है, यूथ ने बनाया है ये थिंक टैंक। ये लोग बहुत ही पढ़े लिखे हैं और बड़ी रिसर्च करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। आप देख रहे हैं कि ये इतनी कम उम्र में ये जो है खातून हमारे साथ बैठी हैं, इफ्रा अली, और ये रिसर्च एसोसिएट है उस थिंक टैंक की। और आप इनकी गुफ्तगू से आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ये कितनी मंजी हुई हैं और इन्होंने कितनी गहराई में चीजों को हर पहलू से देखा है। तो थोड़ा सा इफ्रा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमें हमारे दर्शकों को बताएं। ये रेड लैंटर्न का क्या कॉन्सेप्ट, कहाँ से आ गया ये, और रेड लैंटर्न का क्या मतलब है? सर रेड लैंटर्न जो बेसिकली सर लैंटर्न जो होती है सर टू एक्चुअली गिव लाइट, टू एक्चुअली गिव लाइट टू द इश्यूज सर, जो इश्यूज चल रहे हैं हम लोग उसको हाईलाइट करते हैं। बेसिकली चाइना और इंडिया सर, चाइना इंडिया पाकिस्तान टर्की सर, ये इंटरनेशनल ऑब्जर्वर ग्रुप बना है। अभी हमने रिसेंटली स्टार्ट किया है, लास्ट ईयर स्टार्ट किया है सर। इसमें यंग माइंड्स को हम लोग इन्वॉल्व करते हैं। हम लोग वेबिनार्स जो है, हम लोग कॉन्फ्रेंसेस जो है वो सब ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें जो यूथ है एंड फॉर एनीबॉडी इन्वॉल्विंग द यूथ ऑल्सो, वो आके अपने व्यू पॉइंट्स यहाँ रख सकते हैं एंड अपने व्यू पॉइंट्स को बहुत अच्छे से एंड ओपनली एक्सप्रेस कर सकते हैं सर। सही है। तो इसमें आप लोग टर्की, चाइना और कौन कौन से मुल्क हैं जिनको आप कर रहे हैं? तो पाकिस्तान, इंडिया। पाकिस्तान, इंडिया, टर्की, चाइना। यस वेरी सर। गुड। ठीक है। तो ये आप क्या समझती हैं कि ये हमारे लोग कह रहे हैं, ये देखें ना अभी ये कमेंट आया है कि, ये किधर गया कमेंट, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आया है कि आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई इंडिया हैज नॉट स्टार्टेड एन इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी और बॉडी लाइक अल जजीरा। इंडिया नीड्स टू बी मोर प्रोएक्टिव। तो आपका क्या ख्याल है कि आने वाले वक्त में ऐसे कोई इंटरनेशनल न्यूज बॉडी बनेगी या न्यूज एजेंसी बनने का कोई इम्कान है जो इस इंटरनेशनल लेवल पे बीबीसी और ये बाकी जितने भी बड़े बड़े न्यूज चैनल्स एंटी इंडिया स्टैंस पॉपुलराइज करते हैं लोगों में, इनको वो काउंटर करे? सर ये जो एंटी इंडिया सर, ये जो न्यूज एजेंसीज है सर, अभी एक न्यूज चैनल और न्यूज एस्पेक्ट स्टार्ट हुआ है सर वियॉन के नाम से। सर अभी नया है जो एक्चुअली अच्छा, ये साउथ किसी ने एशिया। ऑलरेडी कह भी दिया है, लेट्स सपोर्ट वियॉन। आप बात कर रही हैं तो नीचे किसी ने मैसेज भी कर दिया। ठीक है, अच्छा। यस सर। जी जी। सर एक्चुअली एक प्रोसेस होता है सर, वो स्टार्ट हो गया है एंड वियॉन जो है एक्चुअली बहुत अच्छे से सर उस चीज को कवर कर रहा है। अभी एक नई एजेंसी है सर, इंशाल्लाह आगे जाके और अच्छा होगा इस चीज के लिए। तो ये वियॉन का भी आपके एनालिटिका से कोई है ताल्लुक? ये सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन? नो सर, ये सेपरेट न्यूज एजेंसी है सर। हाँ, लेकिन यस आपके सर। उनसे राब्ते हैं, आप उनसे कोऑर्डिनेट करते हैं? सर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं सर, अभी रिसेंटली हम लोगों ने तो नहीं किया है बट हम डेफिनेटली करना चाहेंगे सर। वेरी गुड।
अब चलते हैं इस बात की तरफ कि आप देखें कि पाकिस्तान ने सीज फायर का ऐलान किया। देखिए आपको लोग इतना पसंद कर रहे हैं, गुड वर्क इफ्रा कुद्दूस और बहुत सारे आपके लिए, ये देखें थैंक्स भी है और ये थैंक यू बेस्ट सो विशेस मच। आ रही हैं रेड लैंटर्न को, ठीक है ना। थैंक यू तो सर। लोग आपकी बात से सहमत हैं और आपसे बड़े वो इम्प्रेस हैं, जिसके लिए मैं बड़ा खुश हूं, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मेरे जितने ये फैंस हैं या मेरे मेंबर्स जो हैं इसके, मेरे चैनल के, वो क्वालिटी पे मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। तो वो यस पता सर। चल रहा है, और ये देखें लोग हमें जो है डोनेशंस भी दे रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो अब जी सर। ये मुझे बताएं कि पाकिस्तान ने कहा कि हमने इंडिया के साथ सीज फायर करनी है, डीजीएमओस जी की सर। मीटिंग होती है टेलीफोन पे या जैसे भी, और उसके बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो है उसने खंदकें खोदनी शुरू कर दी, बंकर्स बनाने शुरू कर दिए। अभी पिछले हफ्ते जनरल बाजवा ने 40 मिलियन रुपीस रिलीज करवाए क्वार्टर मास्टर जनरल से, ताकि वो बंकर्स जो है 763 नए बंकर्स बनाए जाए। तो ये पाकिस्तान के कैसे हम करें कि इंडिया पाकिस्तान पर भरोसा ना करे। ये बार बार भरोसा कर लेते हैं हम लोग, सीधे साधे लोग हैं, तो कहते हैं दोस्ती करनी, हम कहते हैं ठीक है। सब सीज फायर को एक्चुअली सब फेल करना बहुत टाइम से पाकिस्तान का वो रहा है सर। सीज फायर्स हमेशा से वॉयलेट हुए हैं सर एक्चुअली। सो इंडिया का स्टैंड इसलिए रहा है, इंडिया कभी भी इनिशिएट नहीं करता सर सीज फायर को वॉयलेट करना। यस वो आंसर डेफिनेटली करता है एंड वो आगे आंसर करता रहेगा सर इस चीज के लिए। अभी जैसे कि आपने बोला कि सीज फायर हो रहे हैं सर, बट वो ऑन पेपर्स हो रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो कंटिन्यूसली सीज फायर वॉयलेट कर रहे हैं एंड पहले भी करे हैं उन्होंने। सो इंडिया जो है सर कभी भी उसने इनिशिएट नहीं किया है, कभी भी उसका फर्स्ट स्टेप नहीं रहा है सीज फायर जो है उसको वॉयलेट करने के लिए। सर सही है। आगे भी नहीं रहेगा होपफुली। हाँ नहीं, पर इंडिया ने तो कभी भी किसी देश पे हमला नहीं किया, और जी जितनी सर। भी पाकिस्तान और इंडिया की जंगें हुई हैं अक्टूबर 1947 से लेके आज यस सर। तक, वो सब की सब जो है वो जंगें जो है वो पाकिस्तान ने की हैं। लेकिन दुनिया को ये कहते हैं कि जी इंडिया ने हमला कर दिया। ये देखें, यस सर। हमारा प्रोग्राम इतना एवरीबॉडी पसंद नोज किया सर। जा रहा है, ये 200 रुपया किसी ने हमें फंड दिया है। आपको मैं बताऊं कि कल प्रोग्राम आपके साथ कल होना था ना, जी सर। तो कल क्यों नहीं हुआ? कल इसलिए नहीं हुआ कि मेरी बिजली काट गए वो, बिजली काट दी सर, मैंने अभी देखा। क्योंकि मैंने 3 महीने से जी। बिजली का बिल नहीं दिया था। वो बड़ी मुश्किल से खैर मैंने बिल दिया। तो उस वक्त आपसे फोन पर बात हो रही थी, तो मैंने कहा मैं इनको क्या बताऊं कि क्या ये कहेंगे अजीब आदमी है, इसके तो इतने पैसे नहीं कि बिजली का बिल दे सके। तो हम लोग क्रांतिकारी लोग हैं, हम लोग रेवोल्यूशनरी हैं अपनी भारत माता की सेवा के लिए, और हम बिल्कुल लोग सर। 75 सालों से पाकिस्तान की गुलामी में जी रहे हैं, बड़े दुख तकलीफ में। आप लोग देखो ना, इंडिया में हो, आजाद हो, खुश हो, आपका एक सेटल्ड लाइफ है, आपको पता है कि जी भाई सर। हमारा ये देश है, हम ये जॉब कर रहे हैं, हम रेड लैंटर्न चलाएंगे, हम या जो भी है। लेकिन हम लोग एक अनसर्टेनिटी में हैं फॉर जनरेशंस। हमें पता नहीं है कि हम पाकिस्तान में है कि हिंदुस्तान में है कि हम हवा में है, कहाँ है। तो ये बड़ी तकलीफदेह चीज है। तो इसलिए हमारी कोशिश है कि हम जल्द अज जल्द जो है भारत को जो लॉस्ट टेरिटरीज है हमारी, उन टेरिटरीज को हम वापस लें, ताकि मेरे जैसे लोग जो हैं बिल्कुल वो, सर। अब देखें ना, हम भारत का हिस्सा हैं, लेकिन मेरे जो पिताजी हैं, ये देखिए किसी ने 2 रुपए दिए, शाबाश, ये 2 रुपए जो है ना, वेरी गुड। जो देखे ना, लोगों का जज्बा देखें जी आप, सर। जज्बा जी देखें सर। आप, हैं। तो वो अब देखिए ये है कि मेरे पिताजी जो है वो इसी इंतजार में रहे कि बॉर्डर खुलेंगे हम वापस जाएंगे। तो ना वो पाकिस्तान में रहे, ना वो जम्मू कश्मीर में रहे, उनको हमने ग्लासगो में हमें दफन करना पड़ा। तो कितनी तकलीफदेह बातें हैं। तो अब मैं ये चाहूंगा कि आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये जो पाकिस्तान का नैरेटिव है, जो ये पाकिस्तान का एक एंटी इंडिया नैरेटिव है कश्मीर को लेकर के, काफी हद तक वो अब उसको वो
डिसाइफर हो चुका है, उसको रद्द कर दिया है मुस्लिम ममालिक ने भी, अब सपोर्ट नहीं कर रहे उस तरह से। लेकिन आपका क्या ख्याल है कि क्या पॉलिसी, अब हम पॉलिसी उस पे आ रहे हैं इश्यूज पे, कि इंडिया की जो माजी में कांग्रेस की हुकूमत थी या और जो भी मोदी सरकार से पहले की हुकूमतें थी, उनकी में और मोदी सरकार में कश्मीर को लेकर के अप्रोच में क्या फर्क आप देखती हैं? सर सबसे पहला डिफरेंस तो सर आर्टिकल 370 और 35 के ए मुतालिक ही बात करूंगी सर। जब कश्मीर को इंडिया में लिया गया था सर, एक्सेशन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया था, सो सर उसको एक ऑटोनॉमी दी गई थी सर, पार्शियल ऑटोनॉमी दी गई थी, उसका एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था, वहां की एक स्टेट गवर्नमेंट थी, डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट सर, जो कि सब कश्मीर को किसी हद तक इंडिया से अलग कर रही थी। अलग इन द सेंस सर, कश्मीरीज आर इंडियंस एंड हम लोग कश्मीर को अपना ही समझते हैं, हमारा ही है कश्मीर सर। लेकिन वो आर्टिकल्स जो थे सर, वो कहीं ना कहीं किसी हद तक कश्मीर को एक अलहदा फील करवा रहे थे, अलहदा स्टेट फील करवा रहे थे, जिससे वहां पे कई सारे जिहादिस्ट मूवमेंट्स भी हुए हैं। सो बहुत सारे अटैक्स हुए हैं कि यू नो सर अगेंस्ट आर्टिकल 370 एंड फॉर आर्टिकल 370 वहां पे बहुत सारे अटैक्स हुए हैं। वहां के जो एक्चुअली लोग हैं सर, मोस्ट ऑफ द लोग अपार्ट फ्रॉम द सेपरेटिस्ट सर ऑलवेज वांट्स टू बी पार्ट ऑफ इंडिया। सर एक प्रोपेगेंडा है जो सेपरेटिस्ट अलग से चला रहे हैं कि कश्मीर इंडिया का पार्ट नहीं होना चाहता। सो वो बहुत कम और बहुत ही माइन्यूट पॉपुलेशन है सर, जहां जहां पे वो सेपरेटिस्ट हैं, वो कुछ एरियाज में है, वो पूरे कश्मीर में नहीं है। सो पूरे जब कश्मीर की हम बात करते हैं सर, हम लोग सिर्फ कश्मीर की बात नहीं करते, हम लोग जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहे हैं। सो जम्मू एंड कश्मीर में सर 90% जो लोग हैं सर, वो इंडिया के ही पार्ट एंड पार्सल रहना चाहते हैं, इंडिया को ही सपोर्ट करते हैं। ये एक प्रोपेगेंडा सब पाकिस्तान चला रहा है या आईएसआई चला रही है, वो ये है कि कश्मीरीज जो है वो इंडिया का पार्ट नहीं होना चाहते, बट जो असलियत है सर वो ये है कि कश्मीरीज हमेशा से इंडिया का ही पार्ट है और हमेशा ही रहेंगे। तो सर जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया, इंडिया में और ज्यादा अच्छे से इंक्लूजन हुआ ऑफ कश्मीर। सो बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स वहां पे इनिशिएट किए गए हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई गई हैं सर। अभी अटल टनल जो है वो स्टार्ट की गई है, सो एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है कश्मीर के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट सर वहां पे बहुत सारी पॉलिसीज जो पहले से फुल्ली वहां पे नहीं इम्प्लीमेंट की जा सकती थी, जस्ट बिकॉज कि वहां पे आर्टिकल 370 था और पार्शियल ऑटोनॉमी थी, बट अब वहां पे वो सारी पॉलिसीज एंड वो सारे पॉलिसीज को वहां पे अच्छे से इम्प्लीमेंट एंड फुल्ली उसको अच्छे से डेवलपमेंट की ओर लेके जा सकते हैं सर, एंड वो एक्चुअली जा रहा है। सो आई होप कि अच्छा, वो और संदीप बाजवा ने मुझे करेक्ट किया, कह रहे $2 नहीं है, $2 हैं। अच्छा, सॉरी संदीप, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट दैट, थैंक यू वेरी मच। जी जी। तो अब हम देख रहे हैं कि ये कुछ महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला वगैरह जो है, उमर अब्दुल्ला, ये भी कुछ नरमी ला रहे हैं अपने स्टांस में। यस सर, इस पर कुछ बताएं हमें। सर महबूबा मुफ्ती जो है सर, एक्चुअली ये क्या हुआ था, अभी महबूबा मुफ्ती के सर ट्वीट्स वगैरह हैं जो कि थोड़ा सा नरमियत दिखा रहे हैं सर, थोड़ी सी अप्रोच जो है वो लोग बदल रहे हैं अपनी, जो एंटी इंडिया अप्रोच पहले रही थी, या जो आप कह सकते हो आर्टिकल 335A और आर्टिकल 370 जब एब्रोगेट हुआ, तो इन लोगों ने भी अपने स्टैंड जो है वो चेंज कर दिए हैं सर। अब ये अपने स्टैंड फॉर एंटी, टोटली एंटी होने से अब थोड़ा प्रो स्टैंड अपना रख रहे हैं, एंड होपफुली ये आगे हमारे साथ और इंडियन गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करके एक बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाए कश्मीर में, जो कि अभी पहले से काफी बेटर है एंड आगे भी बेटर होगा सर। तो अब वापस आते हैं हम तुर्की की तरफ, क्योंकि हमारा आज का मौजू जो है वो है कि टर्की का जो इंटरेस्ट कश्मीर में डेवलप हो रहा है,
उसके ऊपर हम आज थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। तो अब ये गुलाम नबी फाई और इन लोगों के जो अमेरिका में बैठे हैं, इन लोगों के जरिए ये कश्मीर के अंदर लोकल कॉन्टेक्स्ट डेवलप कर रहे हैं, ऐसी बात जी है। सर। जी सर। तो इसको सर कैसे, जी ये तो बड़ा सीरियस मसला है ना। देखें, पहले हम, वो नेपाल वालों ने हमें तंग करना शुरू किया, उनसे उनको हमने ठीक किया, तो चाइना वाले आ गए, चीन को हमने जी सर। पीछे हटाया है, सीज फायर वाले तंग करते थे, सीज फायर करवाई है। अब ये तुर्की का नया मसला आ गया, तो ये कैसे होगा? ये मतलब है इसमें हमें यूनाइटेड नेशन में भी जो इस दफा बातचीत हुई है वो कोई इतनी माने खेज नहीं हुई। शायद कोविड की वजह से बहुत सारे लोग तो गए ही नहीं, हम लोग भी नहीं गए। तो इसलिए जी सर। इसके ऊपर मुझे चाहिए आपका एक कॉन्क्रीट जो है ना जवाब चाहिए कि कैसे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो है वो हम ये इसको काउंटर कर सकते हैं, इस नई थ्रेट को। सर ये टर्की का स्टैंड एक्चुअली वो टारगेट कर रहा है जिहादिस्ट को सर, बिकॉज दे नो कि ये जिहादिस्ट जो है, जो सो कॉल जिहादिस्ट है सर, मैं बोलूंगी ये भटके हुए हैं। इनको एक्चुअली ये जिहाद को मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं सर। और मतलब सर पूरी वर्ल्ड में जिहाद जो है वो टेररिज्म के नाम से जाना जा रहा है, जिहाद जो है सर वो वॉर के नाम से जाना जा रहा है। बट ये जो सर ये एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जिहाद को एक बहुत अलग पर्सपेक्टिव में शो कर रही है। तो जिहाद का मतलब कहीं पे भी सर वॉर नहीं है, कहीं पे भी टेररिज्म नहीं है। इस्लाम के हिसाब से बात करेंगे तो जिहाद जो है वो स्ट्रगल है सर। स्ट्रगल जो है, स्ट्रगल टू चेंज, स्ट्रगल खुद को चेंज करने का, स्ट्रगल अच्छा बनने का, स्ट्रगल जो है सर टू प्रीच, स्ट्रगल बेसिकली हम अपने आप को कैसे बेहतर बना सकते हैं, उस चीज का स्ट्रगल को जिहाद बोलते हैं सर। जिहाद एंटी गवर्नमेंट नहीं होता, जिहाद एंटी सर मतलब जो हमारे खिलाफ है, या जो बोल सकते हैं कि नॉट खिलाफ बट जो टायरेनिकल एक रूलर बोलेंगे सर, उसके सामने सच्चाई बोलना, वो भी एक जिहाद है। सो जो टर्की है सर, दे आर एक्चुअली टारगेटिंग दोज पीपल जो वो समझते हैं कि आसानी से मैनिपुलेट हो जाएंगे, आसानी से उनके स्टैंड्स को वो सपोर्ट करेंगे। सो अभी जो है जो सेपरेटिस्ट, मैंने आपको पहले बताया, सो सेपरेटिस्ट को वो लोग अप्रोच कर रहे हैं। गुलाम नबी फई जो है वो वन ऑफ दी की सेपरेटिस्ट हैं, जिनको उन्होंने अब उनके साथ वो नेटवर्क कर रहे हैं। सादात जो है वो उनके साथ नेटवर्क कर रहा है, जो एंटी इंडिया स्टैंड है, कश्मीर को है उसको एग्रीवेट कर रहा है। सो इसको हम काउंटर कैसे कर सकते हैं सर? इंटरनेशनल कम्युनिटीज जो है सर, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, यूएनएचआरसी है, एनी इंटरनेशनल, फॉर दैट मैटर एनी इंटरनेशनल एजेंसी सर, they should actually counter these activities by ISI and actually so उनको ये स्टैंड लेना चाहिए कि इस्लाम और सब मुस्लिम्स फॉर दैट मैटर, उन लोगों को किसी खालिफेट की जरूरत नहीं है, उन लोगों को किसी लीडर की जरूरत नहीं है। सर हम लोग जो है, हम लोगों का लीडर है, हम लोगों के लीडर, हम लोग एक्चुअली जो है हम लोग का गाइड जो है वो कुरान है सर। हम लोगों को एक सेपरेट लीडर या सेपरेट गाइड नहीं चाहिए। सो इंटरनेशनल कम्युनिटीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस शुड स्ट्रांगली कंडेम दिस। एंड सर रेड लैंटर्न एनालिटिका जो है सर, इसमें बेसिकली आपको और आपके स्टैंड्स को सर, हमारे भी स्टैंड्स को इस चीज में सपोर्ट करेगा एंड वी विल डू आवर बेस्ट टू एक्चुअली कंडेम दिस। And we as Muslims also should condemn these activities freely and openly sir। हम लोगों को ये नहीं होना चाहिए कि वो लोग मुसलमान है तो हम उनको कंडेम नहीं करें, बट वो लोग मुसलमान हैं, वो लोग गलत उस पे जा रहे हैं तो हमें उनको डेफिनेटली कंडेम करना चाहिए। अच्छा, ये जानक सिंह कह रहे हैं, आई डू नॉट एग्री जिहाद ओनली अ वॉर विद नॉन मुस्लिम। वो कह रहे हैं कि जहाद जो है वो नॉन मुस्लिम के खिलाफ जो जंग है उसको जहाद कहते हैं। सर प्रॉफिट मोहम्मद ने जो है सर 3 टाइप्स की बात की थी, कुरान में 3 टाइप्स ऑफ जिहाद के बारे में बात किया था। सर पहला जिहाद जो था वो अगेंस्ट योर सेल्फ है।
सर अगेंस्ट योर सेल्फ हमें इम्प्रूव करना है खुद को, हमें इम्प्रूव करना है ह्यूमैनिटी को, दैट इज जिहाद सर। सेकेंड टाइप ऑफ जिहाद जो उन्होंने बात की थी, दैट इज अगेंस्ट दिस सतन। हम लोग जिहाद जो है, एंड दिस जिहाद कैन ओनली बी प्रीच बाय वर्ड्स ऑफ गॉड एंड थ्रू कुरान। और जो सर थर्ड जिहाद की बात की थी, वो है जिहाद अगेंस्ट एन ओपन एनिमी। सो कुरान में ओपन एनिमी को भी बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। एंड ओपन एनिमी जो है वो कोई गवर्नमेंट नहीं है, इट इज नॉट द पीपल ऑफ अदर बिलीव्स। ओपन एनिमी को है सर, ये थर्ड टाइप ऑफ जिहाद हम तब कर सकते हैं, इसमें 5 कंडीशंस दी गई हैं सर। पहली कंडीशन जो है सेल्फ डिफेंस के लिए है सर। अगर हम लोग, अगर मुसलमानों को अपने फेथ के लिए परसिक्यूट किया जाता है, उस कंडीशन पे जिहाद है सर। अगर हम मतलब इफ वी यू नो मुस्लिम्स, या कुरान में जो डिस्क्राइब किया गया है, हैव फ्लेड देयर होम्स एंड माइग्रेटेड टू डिफरेंट कंट्री टू प्रिजर्व पीस, उसमें जिहाद है। एंड आर टारगेटेड सर, जब मुस्लिम्स जो है या जो प्रीच करते हैं उनको टारगेट किया जाता है फॉर देयर फेथ एंड ऑल्सो टू प्रोटेक्ट यूनिवर्सल रिलीजियस फ्रीडम, सर इसमें जिहाद है सर। अगेंस्ट द गवर्नमेंट जिहाद नहीं है, अगेंस्ट पीपल ऑफ आवर ओन कम्युनिटी, अगेंस्ट पीपल, अगेंस्ट ह्यूमन बींग्स जिहाद नहीं है सर। नहीं देखे ना, ये जो अब आप जिहाद की डेफिनेशन बता रही हैं, ये तो सारी सनातन धर्म के अंदर मौजूद है। आप देखें ना, वो जी भी सर। जो स्वामी हैं वो भी यही कहते हैं कि अपने अपने आप को कॉन्कर करो बिल्कुल सर। सबसे पहले, ठीक है ना। फिर वो भी यही कहते हैं कि जो किताबों में लिखा है उन अच्छी बातों के ऊपर अमल करो, ठीक है। फिर जो ये है कि अगर कोई आप पे हमला करे तो आप फिर तलवार भी उठा लो, ठीक है ना। तो जी सर। अब ये सारी बातें आपकी ठीक है, मैं समझता हूँ आपकी ये सारी बातें, लेकिन मुझे ये बताएं, चलें आपसे मैं पूछता हूँ, मौके का फायदा उठाते हैं, आप मुस्लिम हैं। पाकिस्तान में कहा जाता है कि हिंदुस्तान के अंदर जो है ना वो मुसलमानों का बहुत बुरा हाल है और उनकी नस्ल कुशी की जा रही है, जेनोसाइड हो रहा है, मुसलमान औरतों की कोई वहां पे वैल्यू नहीं है, उनको बहुत तंग किया जाता है। आप मुझे बताएं एज अ मुस्लिम कि आप हिंदुस्तान में कैसे अपने आप को देखती हैं। सर हिंदुस्तान से बेहतर जगह आई डोंट थिंक सो कोई हो सकती है सर। यहाँ पे हम लोगों को पूरा फ्रीडम है। हम लोगों को सर, ये सब फॉल्स न्यूज है, ये स्टेरिलाइजेशन फॉल्स सर, ये बेकार, मतलब ये एक फॉल्स प्रोपोगेंडा ही फैला रही है सर। हम लोग बहुत फ्री हैं यहाँ पे, हम लोगों को पूरा फ्रीडम है। एंड हम लोग कहीं पे भी डिस्क्रिमिनेशन फील नहीं करते हैं। हम लोगों के फ्रेंड्स हिंदूज हैं सर, क्रिश्चियंस हैं, ईसाई हैं सर, सिख हैं, जो कि हम लोगों को कभी भी एक कभी भी हम लोगों को सेपरेट फील नहीं करवाया है सर। हम लोग हमेशा एकजुट होकर रहते हैं। हम लोग मंदिर जाते हैं, हम लोग गुरुद्वारा भी जाते हैं सर, हम लोग चर्च भी जाते हैं, वो लोग मस्जिद आते हैं सर। सो एक बहुत अच्छी यूनिटी है इंडिया में सर। वो सिर्फ इंडियंस जो है, जो वहां रहते हैं सर, वो जान सकते हैं कि कैसी यूनिटी है सर। एक्चुअली एक एंटी इंडिया जो है पाकिस्तान, मैंने काफी सारी वीडियोस देखी हैं सर। पाकिस्तान जो पाकिस्तानी यूथ है, वो इंडिया को बोलता है कि वहां पे बिल्कुल फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है गर्ल्स को। सर मैं आपके सामने बैठी हूँ सर, मुझे पूरा फ्रीडम है। मुझे बोला गया है कि आपके जो व्यूज हैं आप पूरे उसको ओपनली एक्सप्रेस करें। तो सर इससे ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल और कुछ नहीं हो सकता सर। मैं आपके सामने बैठी हूँ, बीइंग अ मुस्लिम गर्ल, एंड मैं यहाँ पर हूँ, मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही हूँ सर। शाबाश, वेरी गुड, सुन लिया जी आप सबने। अब ठीक है, वो पंजाबी में कहते हैं हुण आराम है। अच्छा, जी। गुड। देखें दोस्तों, अगर कोई सवाल तुर्की के वाले से या कश्मीर के वाले से आप करना चाहते हैं इफ्रा से, तो ये आपका मौका है, इससे पहले कि हम प्रोग्राम खत्म करें। और आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप बता सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है वो टर्की और कश्मीर से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है जी, आप पार्टनर बन जाएं, रेड लैंटर्न के भी बन जाएं, हमारे भी बन जाएं, नो टेंशन। हम इस वक्त यहाँ पे जो है ना वो जहाद के ऊपर डिस्कशन करने के लिए ये प्रोग्राम नहीं है, इसलिए मैं इस जी क्वेश्चन सर। को
दिखा जरूर दूंगा, लेकिन और ये गर्ल नहीं है, ये खातून है, ये लेडी है। गर्ल जो होती है वो 16 साल से कम उम्र वाली को गर्ल कहा जाता है। तो या तो उनका नाम लें, इफ्रा उनका नाम है, तो पूछें कि कैन यू आस्क मिस इफ्रा। हाँ, ये देखे ना, अब ये हमारे मेंबर है, सुपर मेंबर है, सुपर चैट मेंबर हैं इन्होंने, यानी ये मंथली हमें डोनेशन देते हैं। ये कह रहे हैं इंडिया नीड्स ग्रेट मुस्लिम पर्संस लाइक यू, यानी कि यू, आप। Thank you so much. India has, sir. India have such ये great देखो एक और spokesperson आया girls है, like you. इन्होंने हमें डोनेशन भी दिया है। इन्होंने, ये जिनका अभी आया ना, इन्होंने हमें डोनेशन भी दी है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, इन्होंने लिखा है, इन्होंने 50 रुपए डोनेशन दी है। ये लिखते हैं वी ऑल लव यू इफ्रा अली, जय श्री राम। वेरी गुड जी, जय Jai श्री Shri राम, Ram, sir. बिल्कुल। हाँ जी, ये देखो ना, Yes, आपसे sir. आपने हमारे दर्शकों के दिल जीत लिए हैं आज, हैं जी। Thank you so आपने much, sir. हमारे दर्शकों के दिल जीत लिए हैं। Thank you. हाँ, और हम कैसे कश्मीर में मुकिन तुर्की अफवाज को, मुस्लिम तुर्की अफवाज को हदफ बना सकते हैं। अच्छा, ये एक नए मेंबर भी बनते जा रहे हैं हमारे साथ ना। वो नए मेंबर के हमारा है कि आप $1 अ मंथ के मेंबर बन सकते हैं, $5 अ मंथ के भी बन सकते हैं, और अखंड भारत जो है वो $12.99 है। तो ये मेंबर्स भी बन रहे हैं हमारे लोग। तो इसका Yes, आप sir. जवाब देना पसंद करेंगे। ये है कि जी कश्मीर में जो मुस्लिम टर्किश फौज है उसको कैसे निशाना बना सकते हैं हम। सर, निशाना मतलब मैं समझी नहीं सर, किस उसमें बात कर निशाना रहे हैं? यानी हाउ कैन वी टारगेट देम, हाउ कैन वी फाइंड देम, हाउ कैन वी। Not target, sir. Especially we can, chase them. सर, एक चेन बनेगा जिसके थ्रू हम लोग एक के साथ एक मिलकर एक चेन बना के उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड सर, इसमें गवर्नमेंट, सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं सर, लोकल पीपल, वहाँ के जो लोकल कम्युनिटीज हैं वो हमें एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकती हैं वो उन लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए। सर, थिंक टैंक्स जो है, रेड लैंटर्न एनालिटिका कैन आल्सो हेल्प इन आइडेंटिफाइंग सर। उससे वहां पे डिबेट्स ऑर्गेनाइज करके सर, वेबिनार्स ऑर्गेनाइज करके लोगों को जागरूक करके कि ऐसी चीजें हो रही हैं, वहां की लोकल कम्युनिटीज को जागरूक करके ऐसी चीजें, ऐसे लोग हैं वहां पे, इसके हम जो है उनको एक्चुअली कन्फ्रंट कर सकते हैं। ये पूछ रहे हैं आपसे कि क्या आप कश्मीर से हैं। नो सर, आई एम फ्रॉम दिल्ली। ये दिल्ली से हैं जी। अच्छा, ये क्वेश्चन आया आपके लिए। Since she is a member of a think tank, my question is, what is the current situation of information warfare from the Indian side, and what is the future? Hello. I think, hello. जी. So am I audible? Yes. So what is the question, sir? Since you are a member of a think tank, what is your opinion about the current situation of information warfare from the Indian side and the future? सर, एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है अगेंस्ट इंडिया, जो कि टर्की और पाकिस्तान मिलके कर रहे हैं सर। सर, अब इंडिया का स्टैंड इस पे ये हो सकता है सर, उसको काउंटर करने के लिए वी एक्चुअली नीड टू आइडेंटिफाई दोज सेपरेटिस्ट, वी नीड टू आइडेंटिफाई दोज एजेंट्स जो इंडिया कर सकता है एंड करना चाह रहा है। एंड सर, उस वे में है कि वो स्टार्ट हो गया है आइडेंटिफाई करने के लिए सर। इंडिया का जो है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर सर, इसके अगेंस्ट हम लोगों के पास बहुत सारी पॉलिसीज जो है वो हम लोग इनिशिएट कर सकते हैं इन कोलैबोरेशन विद कश्मीर। कश्मीर जो है पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया बन गया है आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370 एंड 35A। सो इसको काउंटर करने के लिए वी नीड टू एक्चुअली वर्क टुगेदर एंड वी आर वर्किंग टुगेदर फॉर दैट एंड होपफुली विल गेट पॉजिटिव रिजल्ट्स इन द फ्यूचर। ठीक है, ये जानक सिंह का क्वेश्चन है। ये चूंकि हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है,
तो इसको मैं रेज नहीं करूंगा, लेकिन मैंने डिस्प्ले कर दिया है इन हर ओन टाइम. इफ मिस इफ्रा वांट्स टू रिप्लाई टू यू, देन शी कैन डू दैट. कश्मीरी पंडितों के बारे में भी बहुत बात हम करते रहते हैं. आज जो है टर्की और पाकिस्तान और कश्मीर के बारे से बात हो रही है. ये एक है, टर्कीज वीक स्पॉट इज द कुर्द्स हु लिव अलोंगसाइड द बॉर्डर विद इराक एंड ईरान. That is the spot where Turkey uses military force against its own Kurd human right violation. मेरा ख्याल है बैकअप आत्री जो है ये कहना चाहती हैं या चाहते हैं कि वो जो है ना हमें शायद कुर्दों के जो है सर वो ऊपर. मेन पॉइंट है. यस सर. हाँ, मुकीम मीन्स लोकेटेड. हाँ जी, मुकीम, बिल्कुल. जय श्री राम जी. ये एक और आ गया है. इफ्रा, आप क्या देखती हैं, भारत टर्की के अगेंस्ट क्या एक्शन लेगा या क्या एक्शन ले रहा है? सर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो चल रहा है सर वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है. सर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो एक्चुअली एंटी इंडिया स्टैंड क्लियर अपना पोर्ट्रे कर रहा है सर. सर इसके बहुत सारे क्या बोलते हैं, इंडिया जो है basically is prepared for any kind of attack, and Indians have that capability to counter those attacks either social media or through social media or through or in person, sir. So India is always and is ready for any kind of propaganda that is being carried out against India. थैंक यू. अच्छा, लोग पूछ रहे हैं आप क्या करती हैं. भाई बताया तो है कि रेड लैंटर्न थिंक टैंक जो है, रेड लैंटर्न एनालिटिका, उसमें रिसर्च एसोसिएट हैं ये, और दिल्ली से हैं. अच्छा, अखंड भारत फंड, थैंक यू. अच्छा, डॉक्टर साहब इतने रिस्क ले रहे हैं. अच्छा, लाइफ के ऊपर. अच्छा जी, वो ले रहे हैं, कोई बात नहीं, हमने ये वॉलंटियरली रिस्क लिया है. वो एक शेर था कि कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरण दा शौक भी सी. हैं जी, तो ये वो है. अच्छा, ये रिश्बा मल्होत्रा है, ये पूछ रहे हैं व्हाई टर्की सडनली स्टार्टेड थ्रोइंग प्रोपेगेंडा अगेंस्ट इंडिया when it knows that it can progress if it collaborates with India rather than Pakistan. सर पहली चीज ये एक सडन रिस्पॉन्स नहीं है, ये एक बहुत ग्रेजुअल चीज है सर. वो इसलिए है कि पहले मैंने बहुत क्लियरली बोला है, अर्दोगन एस्पायर्स टू बी द कैलिफेट और यू नो ही एक्चुअली वांट्स टू रीइंफोर्स द ऑटोमन एम्पायर. सर तो वो उनको बहुत अच्छे से पता है कि सर वो जो हो सकता है कैलिफेट बनना या एक वर्ल्ड मुस्लिम लीडर बनना, वो इन कोलैबोरेशन विद मुस्लिम कंट्री ही हो सकता है. ऑल्दो इंडिया में एक मेजर पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम है, बट पाकिस्तान बीइंग एन इस्लामिस्ट रिपब्लिक, उनको ज्यादा आई थिंक इस वे में लगता है कि उनके जो एस्पिरेशंस हैं, उनके आइडियाज जो हैं, वो ज्यादा बेहतर तरीके से पाकिस्तान से कोलैबोरेशन होके फोर फ्रंट में आ सकते हैं. Hope we get a government approved funded department to fight international. हाँ जी, फिलहाल तो जब तक गवर्नमेंट की फंडिंग नहीं आती, खुद तो शुरू होना. हम लोग गवर्नमेंट को देखेंगे, गवर्नमेंट को अपना काम करने दें, हम अपना काम कर रहे हैं, ठीक है ना. अब ये शाहजी ओमान, इन्होंने कहा वाई सिस्टर. सर सर सर, अब ये समझ नहीं आ रही कि इनका सवाल क्या है और ये किस, दोबारा भेज दें प्लीज. अच्छा, ये कह रहे हैं व्हाट अबाउट द असीरियंस ऑफ तुर अब्दीन, शुड वी सपोर्ट देम. मतलब ये है कि हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए जिनके जो तुर्की के खिलाफ हैं. ये बेसिकली ये अब गुफ्तगू हो रही. जैसे ये कह रहे हैं, कैन यू थिंक डू यू थिंक अवर गवर्नमेंट शुड मॉरली सपोर्ट द कुर्दिश मूवमेंट? सर तुर्की के खिलाफ होना, तुर्की को सपोर्ट करना, एक्चुअली वो डिफरेंट कंट्रीज पे और डिफरेंट इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है. इट डिपेंड्स ऑन व्हाट दे एक्चुअली एस्पायर फॉर, व्हाट दे एक्चुअली विश फॉर. सो सर इसके बारे में तो एक्चुअली खुद एक इंडिविजुअल ही जान सकता है. इंडिविजुअल ज्यादा बेहतर बता पाएगा कि उसको टर्की के इस स्टैंड को सपोर्ट करना है या उसको
रिट्रीव करना है। सही बात है। इरफा जी, पीओके में शिया के ऊपर अत्याचार के बारे में कुछ बोले ताकि सब जान पाए वहां क्या हो रहा है। जी सर, पीओके में सर मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो थी सर पहले शियास की थी, बट अभी क्या हो रहा है वहां पे पॉपुलेशन ऑफ शिया को बिल्कुल रैपिडली डिक्लाइन कर दिया गया है। वहां पे टारगेटेड जेनोसाइड ऑफ माइनॉरिटीज हो रहा है। वहां पे एक्चुअली एक प्रोपेगेंडा या एक पॉलिसी बोल सकते हैं ऑफ पाकिस्तान आईएसआई या पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी आर्मी कि वो वहां पे पीओके में पंजाबी एलिट्स को सेटल डाउन कर रहे हैं। एंड एक डेमोग्राफिक चेंज देखा गया है पाकिस्तान में सर, जो कि अब वहां पे सीपीसी जो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसके उसके एक बोल सकते हैं सर उसके एक क्या बोलते हैं सर उसको सपोर्ट करने के लिए वहां पे चाइनीज वर्कर्स को और आर्मी मेंस को भी सेटल डाउन किया गया है। सो वहां से शियास को बिल्कुल शिया मेजॉरिटी में थे, अब वहां पे बिल्कुल डिक्लाइन हो गए हैं। वहां पे एट्रोसिटीज हो रही है शियास के साथ, उनको वहां पे फोर्सफुली वहां से हटाया जा रहा है इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। एंड सर जीबी में भी एक चाइनीज वर्कर्स को और आर्मी को पाकिस्तानी आर्मी को सेटल डाउन किया जा रहा है, जो कि शिया को वहां से बिल्कुल हटाने की एक पॉलिसी बोल सकते हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट की, एंड टू सेटल डाउन पंजाबी बिकॉज वहां पे पंजाबी एक एलीट कल्चर है। एंड जो पीओजेके है वो पूरी तरीके से जो पाकिस्तान है उसको पूरी तरीके से अपने अपना हिस्सा नहीं बना पाया सर। वहां पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इतने नहीं है, वहां पे मेडिकल सेंटर्स इतने नहीं है, वहां पे जो बोली जाने वाली लैंग्वेजेस हैं और जो जीबी पॉपुलेशन है वहां की जो लैंग्वेजेस हैं सर, नन ऑफ देम इज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय पाकिस्तान। एंड वहां पे इम्पोजिशन ऑफ उर्दू हो गया है सर। इंडिया में जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है सर। इंडिया में वहाँ पाकिस्तान सॉरी कश्मीर की लैंग्वेजेस को ऑफिशियल रिकग्निशन दिया गया है सर, इंक्लूडिंग उर्दू। सही है, ये तो जवाब बड़ा मुफस्सल जवाब आ गया। अच्छा, ये कह रहे हैं कि लूनर इक्लिप्स कह रहे हैं कि एर्दोगान वांट्स न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी फ्रॉम पाकिस्तान व्हिच इज व्हाई ही इज ट्राइंग टू अपीज पाकिस्तान बाय ट्राइंग टू इंसल्ट इंडिया। इस पर आपकी क्या राय है? सर न्यूक्लियर वेपन ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं सर, इसके लिए सर अभी ये क्या अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियर वेपन्स आल्सो सर पाकिस्तान जो है इज बाइंग ड्रोन्स फ्रॉम टर्की। And so Turkey supplied drones to Azerbaijan against Armenia in the recent war. So जब अगर पाकिस्तान वहां से ड्रोन्स ले रहा है, टर्की जो है वो वहां से न्यूक्लियर वेपन्स कैपेबिलिटी उनकी ले रही है, सो इट इज एन एक्सचेंज दैट इज गोइंग ऑन बिटवीन पाकिस्तान एंड टर्की। So those drones which Pakistan is buying from Turkey could also be used against India, could be used against India, sir, क्योंकि वो इंडियन बॉर्डर पे प्लेस किए जा रहे हैं। एंड सर सेम चीज हैपन हुई थी during World War I when Ottoman Empire had indulged in massacre and ethnic cleansing of Armenians, sir. So ये एक स्टेप हो सकता है जो टर्की एक्चुअली फ्यूल कर रहा है पाकिस्तान को टू गो ऑन अ वॉर अगेंस्ट इंडिया। ठीक है। अच्छा, एक अभी आया था, कहाँ गया, किसी ने ये डाला था, कहते हैं ये ये Bollywood actor Amir Khan has shown close links with Erdogan. Should we boycott Amir Khan? हर किस्म के सवाल आएंगे तो ये आपकी ट्रेनिंग भी है, आपने फिर चौमुखी लड़ाई लड़नी है। जी सर। कहीं डिप्लोमेटिक होना है, कहीं एग्रेसिव होना है, कहीं आपने कंपैशन दिखाना है। जी सर, डेफिनेटली।
सर टर्किश फर्स्ट लेडी जो है सर रिसीव्ड वर्ल्ड वाइड रिनाउंड बॉलीवुड स्टार, सो आमिर खान जो है उनसे पर्सनली मीट करने गए थे एट द प्रेसिडेंशियल रेजिडेंस इन ह्यूबर मैंसन इन इस्तांबुल. सर मीटिंग वाज जो थी that was requested by Amir Khan, who informed Erdogan that about his social responsibility project that उन्होंने इनिशिएट किया गया था, वो था वाटर फाउंडेशन के लिए, which he and his wife established to deliver water to drought stricken areas in India. So he basically went to take help from the Turkish government. So Khan ने Amir Khan ने first lady को said that in carrying out important social projects, humanitarian aid activities के लिए ही उनको अप्रोच किया गया था. So Erdogan जो है is he is known as the most prominent patron of public face, और उनको zero waste project के लिए भी which he launched in 2017. So आमिर खान और उनकी वाइफ जो थी वो एक शॉर्ट टाइम के लिए टर्की गए थे to actually take support, or yes, actually to take support from the government. So which sir, मैं personally उस move को condemn करती हूँ sir, because if that country is indulged in an anti-India propaganda, then whatsoever it is, sir, we should never approach such countries, we should never approach such government जो कि हमारी ही government और हमारी ही country के against काम कर रही है अभी. तो सर मैं बिल्कुल कंडेम करती हूँ उनकी इस मूव को. शाबाश, वेरी गुड. अब आप लोगों ने देख लिया, तसल्ली. वो फिर मुझे वो याद आ रहा है, हुण आराम है कि वो इसमें देख लो कि ये मजहब की बुनियाद पे ये किसी की मुखालफत या सपोर्ट नहीं किसी को कर रही, ये देश की बुनियाद पे कर रही है. आमिर खान भी मुसलमान है, इफ्रा भी मुसलमान है, लेकिन वो कह रही है कि देश का जहां मामला आ जाता है वहां पे ऐसा काम नहीं करना चाहिए था आमिर खान को. तो वो देश के ऊपर जो है कुर्बान होने वाली हमारी ये इफ्रा जो है ना, ये देश भगत है, ये देश के ऊपर मर मिटने वाली. बिल्कुल सर, बेशक. बहुत अच्छी बात है ना. हाँ, तो अब ये है द वर्ल्ड मस्ट पाकिस्तान, हाउ टू डील अवर कंट्री. हाँ, ये हाउ टू डील विद अवर कंट्री मुस्लिम्स हु सपोर्ट टर्की खिलाफत रूल्स. के इंडिया के अंदर जो जानक सिंह पूछ रहे हैं लोग हैं उनका, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा डॉक्टर जैन, आपका सवाल, ये आपका सवाल है, तो ये आप प्रोग्राम में देर से आए, आप प्लीज प्रोग्राम को दोबारा से अगर देखेंगे तो फिर आपको बहुत सारे जो चीजें आपने पूछी हैं उनके जवाबात मिल जाएंगे. जी, वो सवाल जो मैंने किया था वो उसका जवाब चाहिए. So, could you please repeat the question, sir? Yes. Okay. How should we deal with those Muslims who support Turkey's Khilafat rule in India? Indian Muslims. See, we should, totally condemn and boycott such people who are not supporting their own country and are, indulged in activities or also supporting the country which is against their own country. सर अब वो इस्लाम की बात करते हैं सर, तो इस्लाम भी वही बोलता है सर, जहाँ पे हम हैं हमें उसी के फॉर रहना है, हमें उसी का साथ देना है सर. सो अगर वो मुस्लिम्स कह रहे हैं खुद को, तो उनको ये बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि इस्लाम में भी ऐसा नहीं है. तो बिल्कुल सर, अगर वो फिर भी ऐसा कर रहे हैं तो उनको कंडेम करते हैं सर, उनको बॉयकॉट करते हैं इस चीज के लिए. ठीक है. अच्छा, हाउ कैन इंडिया कन्विंस वर्ल्ड रिगार्डिंग टेकिंग मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट पाकिस्तान. ये इसका आप पास भी कर सकती है. कोई क्वेश्चन अगर आप जवाब ना देना चाहें तो आप यू कैन से पास, देना चाहें तो आप दे भी सकती हैं. हाँ सर, कन्विंस इन द सेंस सर, कन्विंस इस ऐसे कर सकता है कि इंडिया ने अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ 3 वॉर्स लड़े हैं सर, जिसमें से 3 में से 2 जो हैं कश्मीर के ऊपर हुए हैं, और तीनों में ही वॉर्स में पाकिस्तान बहुत बुरे तरीके से सर इंडिया से हारा है. सो इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन सर स्टार्टिंग फ्रॉम 1947 सर एक बहुत ही क्रिटिकल रिलेशन रहा है, और
कश्मीर का इशू उससे भी ज्यादा क्रिटिकल रहा है, क्योंकि दोनों का स्टैंड ही डिफरेंट है उस पे। सो इंडिया बोलता है कश्मीर शुड बी फुल्ली इन्वॉल्व और इंडल्ज इन इंडिया, एंड पाकिस्तान का एक डिफरेंट स्टैंड है। पाकिस्तान जो है सर, स्टार्टिंग से ही उसने हर वक्त हर समय पर सीज फायर्स किए हैं। So if there's a point when they cross, so they always cross limits. So ceasefire violate करके they always cross limits. But इंडिया जो है वो वर्ल्ड को इस तरीके से कन्विंस कर सकती है कि the innumerable number of violation of ceasefires that has happened on behalf of Pakistan, India should actually take strict action against that, and that is how it can convince the world international or the international community to wage a war against Pakistan. And also Pakistan is involved in anti-India activities. That is also that could also be a major reason for that. अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा अशोक कुमार जी ने, इन्होंने हमें 100 रुपया भी दिया है। ये पूछ रहे हैं, हाउ शिया इन गिलगित बल्तिस्तान कैन हेल्प इंडिया टू मेक देम फ्री फ्रॉम persecution? How Shia in Gilgit Pakistan can help India? So they can actually help India by raising the demand of being involved in India, to be a part and parcel of India. They should उनको खुद ही अपने राइट्स के लिए, खुद ही अपने ह्यूमन राइट्स के लिए, अपने डिमांड्स के लिए खड़ा होना पड़ेगा सर. दैट इज देयर जॉब, एंड इंडिया इज ऑलवेज रेडी सर. इंडिया अपने दोनों खुले हाथों से उनका स्वागत करेगी सर. इंडिया बहुत खुश होगा सर, हम लोग बहुत खुश होंगे अगर वो जो है पाकिस्तान का पार्ट ना होके इंडिया का पार्ट बनेंगे. तो क्या फायदा होगा गिलगित बल्तिस्तान की शियों को अगर वो इंडिया का पार्ट बने? सर वहां पे जो एट्रोसिटीज हो रही है उनके साथ सर, उनको बिल्कुल डिक्लाइन कर दिया गया है सर. वो मेजोरिटी में थे, अब वो बिल्कुल माइनॉरिटी रह गए हैं सर. द लेवल ऑफ डेवलपमेंट जो पीओजेके में और गिलगित बल्तिस्तान में है सर, वो बहुत मीगर है. एंड अगर आप जम्मू कश्मीर इंडिया की बात करें सर, उसका कंपैरिजन जो है दैट्स फार डिफरेंट सर, बहुत डिफरेंस है फ्रॉम अगर हम कश्मीर की बात करें इन इंडिया एंड कश्मीर इन पाकिस्तान सर, बहुत ज्यादा डेवलपमेंटल डिफरेंस है. एंड अगर शिया गिलगित बाल्टिस्तान से शिया इंडिया आना चाहेंगे सो दे विल हैव मोर डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटीज. उनके सर पॉलिसीज जो है इंडियन गवर्नमेंट की इन कश्मीर आर वे ऑफ फार बेटर देन व्हाट दे आर इन पीओजेके एंड जीबी इन पाकिस्तान. ये कह रहे हैं हाउ कैन इंडिया कन्विंस, ये तो हो गया सवाल. Yes, आमिर खान का भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया. अच्छा जी, ये भी हो गया. ये कह रही है कोई है प्राणिति युक्शन, ये कह रहे हैं आई डोंट लाइक मुस्लिम. दैट इज योर पर्सनल चॉइस. इफ यू डोंट लाइक समवन देन यू मस्ट हैव हैड अ बैड एक्सपीरियंस. अच्छा, हाउ कैन इंडिया कन्विंस द वर्ल्ड? should India recognize Artsakh and support Nagorno-Karabakh and Mount Ararat as part of Armenia? Sorry, sir? Yes, there's a network problem. Hello? Should India recognize Artsakh and support Nagorno-Karabakh and Mount Ararat as part of Armenia? So it totally depends on what India takes the approach. So what is the approach of India regarding that? And it actually depends on the policymakers, or for that matter, the whole of India, on what stance they actually need to take on it. अच्छा, ये कह रहे हैं टेक माय सुपर चैट. अब मुझे ये आता नहीं है टेक सुपर चैट. अब मैं कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन वो हो नहीं रहा. साइन तो आ रहा है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग. मेरा ख्याल है काफी हमने लंबी गुफ्तगू की है और इंडिया में इस वक्त काफी देर हो गई है. इन्होंने सुबह ऑफिस भी जाना होगा, काम करना है. ये आखिरी सवाल है. डियर मिस, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट पाकिस्तान एंड LOC ceasefire event and Pakistan says people to people contact
this is propaganda against India and we trust Pakistan. इसके ऊपर कोई कमेंट अगर आप करना चाहें. Sir, trusting Pakistan is a different, that is a different question, but ceasefire violation is a different part of what border security forces, and so they have certain rules and they have certain certain rules which needs to be taken into care when the ceasefires happen. So it is against the rules, it is against the morality. So there are certain border rules that needs to be followed, and ceasefire is not none of them, sir. So obviously we condemn ceasefire for that matter. Okay. ये आगे जी ये $50 आए हैं. Very good. Thank you very much, Varun. I really appreciate that. We should accept there are issues for Muslims in India and these need to be addressed. But it is also a fact that solution to Indian Muslims lies within India, resolving problems in their home. Home means India. Is there any other country where Muslims are better off? बताइए जी. So first of all, मैं ये कहना चाहूंगी, there is no issue, there are no issues specifically for Indian Muslims. So we live as a whole community, sir. And जो भी problems है या जो भी issues हैं, we face as a community. So specifically Indian Muslims के लिए या Indian Muslim community के लिए इंडिया में कोई problem नहीं है, कोई issue नहीं है, sir. We are all free. एंड जहां तक आई थिंक वो CAA और NRC के रिगार्डिंग या इन सब की शायद बात कर रहे हैं, सर दैट इज नॉट एट ऑल अगेंस्ट इंडियन मुस्लिम्स. सर वो इंडियन मुस्लिम्स की बात ही नहीं करता है. इंडियन मुस्लिम्स आर सेफ इन इंडिया, दे आर फ्री इन इंडिया एंड दे आर वेरी हैप्पी इन इंडिया. सर देखें जी, बात यह है कि मैं आपको बताऊं कि इंडिया का मुसलमान हो, इंडिया का सनातनी हो, जैन हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, वो अपने आप को पहले इंडियन समझता है. जैसे मैं हूं, ठीक है ना, मेरे आंसू नजर नहीं आते आप लोगों को. कितनी मुश्किल से मैं अपने ऊपर जबर करके बैठता हूं और मैं बात ही नहीं करता, मैं इंटरव्यू नहीं देता. कश्मीर के ऊपर अगर कोई मुझे पूछे कि कश्मीर का बताएं, 47 के बारे में बताएं या क्या वहां पे अत्याचार होता है उसका बताएं, मैंने आज तक 3 या 4 से ज्यादा दफा इंटरव्यू नहीं दिया क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता. और इतना प्यार है हमें भारत से, हालांकि हम भारत से कटे हुए पाकिस्तान की गुलामी में 73 सालों से रह रहे हैं. मेरे दादा, उनके भाई, हमारे पूरा जो परिवार था फर्स्ट जनरेशन का, उन्होंने कभी पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया. सिर्फ इसलिए कि आप पाकिस्तान के जोग्राफिया की कैद में आ गए, इसका यह मतलब नहीं है कि 100 के 100 में से 100 लोग जो है वो पाकिस्तान को पसंद करते हैं. मैं ऐसे हजारों लोगों को जानता हूं जिन्होंने पाकिस्तान को कभी दिल से तस्लीम नहीं किया, जिन्होंने पाकिस्तान के क़याम को भारत माता के खिलाफ एक साजिश करार दिया. और इसलिए मैं समझता हूं कि ये सवाल जो है ना, ये सवाल ही शरारत वाला सवाल है कि क्या हिंदुस्तान में मुसलमान जो है वो सही है, खुश है, नहीं है, कोई प्रॉब्लम है. ये सवाल नहीं है. सवाल ये होना चाहिए कि भारत माता की रक्षा कैसे की जाए. भारत माता को, हमें, दुनिया का वाहिद कंट्री है हिंदुस्तान जो सुकड़ा है. हर मुल्क दूसरा फैला है. चाइना फैला, उसने तिब्बत को खा लिया, ईस्ट तुर्किस्तान को खा लिया, मंगोलिया को खा लिया, ठीक है. इसी तरह रूस फैला, उसने पूरा सेंट्रल एशिया खा लिया. इसी तरह यूके फैला, इसने आयरलैंड को खा लिया, हिंदुस्तान को खा लिया. दुनिया फैली है, मुल्क फैले हैं. हिंदुस्तान चूंकि अमन का मुल्क था, हम लोग जंग पसंद नहीं करते, इसलिए हिंदुस्तान जो है, यहाँ पे हम लोग जो है, हमारे ऊपर दूसरे देशों ने हमले किए. उज्बेकिस्तान वालों ने किए, तुर्किस्तान वालों ने किए, और लोग देशों ने हमले किए, और उसके नतीजे में हम सुकड़े. लेकिन अब जो मेरा काम है या जो मैं कर रहा हूं प्रोजेक्ट अखंड भारत, वो ये है कि हमें अब भारत की जो
पुरानी जो जोग्राफियाई टेरिटरीज थी उनको दोबारा से भारत का हिस्सा बनाना पड़ेगा। इसके लिए एक दफा हमें फैलना पड़ेगा दोबारा से, और अखंड भारत का ख्वाब जरूर पूरा होगा। आप अफगानिस्तान जाके देखें कि अफगान के दो लोग निकले, एक पहले निकले, वो बाजार में निकले, वो कहे मैं पाकिस्तानी हूँ, हर दुकान पे जाए पूछे ये कितने का, ये कितने का, और साथ कहे मैं पाकिस्तानी हूँ और गुजर जाए। उसके पीछे एक इंडियन चला जाए, वो भी पूछे ये कितने का, ये कितने का, और साथ ये बताए कि मैं हिंदुस्तानी हूं, तो उसको वो चाय भी पिलाएंगे, उसको वो डिस्काउंट भी देंगे। ये इतना प्यार करते हैं अफगानिस्तान के मुसलमान जो है वो इनसे, हम लोगों से। और जो हमने देखा है कि हिंदुस्तान के अंदर जो मंदिरों के ऊपर तोड़ फोड़ हुई या जो गुरुद्वारे तबाह किए, वो पाकिस्तान की आईएसआई के एजेंटों के जो तालिबान है उन्होंने वो किया, वो अफगान लोगों ने नहीं किया। अफगान लोग तो बहुत ही, जिसे कहते हैं, अमन पसंद लोग हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आज आप लोगों ने दिल खोल के हमें कंट्रीब्यूशन भी दी, और आपने इफ्रा अली की इतनी खूबसूरत गुफ्तगू सुनी। और यकीनन मैं तो ये समझता हूँ कि इफ्रा अली की गुफ्तगू से मैंने ये नतीजा निकाला है कि हमारी जो अगली नस्ल है वो महफूज हाथों में है। भारत वी आर ट्रांसफरिंग भारत इनटू सेफ हैंड्स। दे आर सेफ हैंड्स, दे आर वेरी मैच्योर पीपल। मैं दुआ करता हूं इनकी कामयाबी के लिए, और मैं इनके पीछे चलने के लिए तैयार हूं। हमने बड़ा अरसा आगे चले, लोग पीछे चले, अब हमारा ये वक्त आ गया है कि हम इन लोगों के पीछे चलें। ये लोग जो है इनको हम जगह जगह मौके दें कि ये हमारे देश की रक्षा के लिए, और इस पूरे जो सब कॉन्टिनेंट का पूरा रीजन है, सार्क का रीजन है, ये पूरा रीजन जो है इसमें पीस के लिए, शांति के लिए जो ये काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम है, बुनियादी काम है, मुश्किल काम है, मेहनत तलब काम है। उसमें इनको भगवान, खुदा, जीसस जो भी है, सब मिलकर इनको शक्ति दे, इनको कामयाब करें। थैंक यू वेरी मच इरफा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज सर। Go after them, in Kashmir.